हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़े थे, उसका परिचय पढ़े थे, फिर उत्पादन के लिए कुछ चीज़ें पढ़े थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी निकला था। पहला तो प्राकृतिक संसाधन, फिर श्रम, फिर पूंजी और फिर बाज़ार। और उसके बाद पढ़े थे हम लोग उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उससे आगे आज हम लोग चलते हैं। ये पार्ट 2 है आपके अर्थशास्त्र का, क्लास 9। ठीक है, हाँ, ये क्लास 9 का, ठीक है, पालमपुर की कहानी है, जो कि पार्ट 2 हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए, कहाँ तक हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे पालमपुर गांव में कृषि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पालमपुर गांव में कैसे कृषि होती है वो चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे चीज़ें। सटीक नोट्स आप लोगों को बना हुआ मिल रहा है, तो इसे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाती रहेगी। पालमपुर के लोगों का मुख्य पैसा कृषि उत्पादन है। यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। यानी कि पालमपुर गांव में 75% लोग कृषि करते हैं और 25% अन्य व्यवसाय में जुटे हुए हैं। कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वर्षा ऋतु, जिसमें खरीफ की फसल होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि खरीफ की फसल कब होती है, तो वर्षा ऋतु में। ठीक है, अवधि जुलाई से अक्टूबर। फसल में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू, मतलब खैनी। ठीक है, दूसरा है शरद ऋतु। आइए शरद ऋतु को थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। शरद ऋतु में कौन सा फसल होता है? रबी। अवधि अक्टूबर से मार्च। अभी अक्टूबर चल रहा है, वो मार्च तक, जो अक्टूबर से मार्च तक चलेगा जो फसल, उसे कहते हैं रबी फसल। इसमें गेहूँ, सरसों, दालें और आलू मुख्यतः उपजाए जाते हैं। और तीसरा है ग्रीष्म ऋतु, जिसमें जायद की फसल होती है और इसकी अवधि है मार्च से लेकर जून तक। ठीक है, हाँ, इस फसल में क्या क्या आता है? तो तरबूज, खीरा, फलियाँ, सब्जियाँ और फूल इत्यादि। ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? तो आपको ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ। अब है बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाने में सफल हो सके। पहले तो खरीफ फसल होता था, रबी फसल होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। केरोसिन तेल से पहले मशीन चलाते थे। ठीक है, हाँ, हम गांव वाले सभी लोगों के पास एक मशीन हुआ करता था जिसमें केरोसिन तेल डालते थे और ऐसे ऐसे करके मशीन चलाते थे और फिर खेतियाँ होती थी। अब थोड़ा सा बिजली का विस्तार हो गया है तो तेल नहीं लगता है, सभी लोग आराम से बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पढ़ना है बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, ये पालमपुर में बहुविध फसल प्रणाली से खेती होती है। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली में एक किसान एक ही कैलेंडर वर्ष में खेत पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाते हैं। मतलब एक ही कैलेंडर, एक साल में, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच बहुत सारी फसलें उगा देती है, उसी को कहते हैं बहुविध फसल। तो अगर ऐसा टर्म कहीं पे देखने को मिले तो आप लोगों को याद रखना है। एक फसल के विपरीत, जिसमें एक खेत में केवल एक फसल लगाना भी शामिल है, इसमें अंतर फसल, मिश्रित फसल और रिले फसल शामिल है। ठीक है, हाँ। एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका, एक साल में किसी उत्पन्न करना, मतलब एक साल में किसी फसल को उत्पन्न करना। पालमपुर के किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं, तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब है खेती करने के तरीके। आइए जानते हैं पालमपुर में खेती करने के क्या क्या तरीके हैं।
और आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग जो खेती करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के यहाँ थोड़ा बहुत खेती होता होगा, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग कौन कौन से खेती करते हैं, रबी, खरीफ फसल या जायद, कौन कौन से करते हैं, ठीक है, बरसात वाला, ठंडा वाला या गर्मी वाला। अब खेती करने के तरीके हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। पहला है परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि मतलब जो बाप दादा लोग करते आ रहे थे और उसे हम लोग करते हैं, तो उसे ही कहते हैं परंपरागत कृषि। कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता है, कम सिंचाई की आवश्यकता है, उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं। पारंपरिक खेती में गोबर डालते हैं या फिर घास पात जो सड़ा हुआ रहता है उसे डाल देते हैं। पारंपरिक हल का प्रयोग करते थे पालमपुर गांव के लोग। कुआं, नदी, रहट, तालाब से सिंचाई होती थी, ठीक है। अब चलते हैं आधुनिक। ये तो पुराना ज़माना का था, आप लोग कमेंट करिएगा कि ये वाला करते हैं या ये वाला, पहले इसको पढ़ते हैं। अब आधुनिक खेती देखिए कैसे होती है। आधुनिक खेती कृषि में अधिक उपज देने वाले HYV का प्रयोग, ठीक है, हाँ, मतलब हाइब्रिड वैरायटी का प्रयोग होता है बीजों में, ठीक है। आधुनिक सिंचाई की आवश्यकता है, इसमें आपको ड्रिप एरीगेशन करना है, उसमें पानी कम लगेगा, बोरिंग कराना है, उसमें मोटर डाल के बस कहीं भी खेती शुरू हो जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग करता है और कीटनाशकों का भी प्रयोग आधुनिक खेती में होता है। आधुनिक खाद में आप लोगों को सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास, यूरिया, DAP वगैरह यूज़ करते हैं। मशीनों का प्रयोग होता है, बहुत सारी मशीनों का प्रयोग होता है। हल चलाने के लिए ट्रैक्टर, पानी चलाने के लिए बिजली का मोटर या फिर डीजल इंजन से चलाते हैं। फिर उसको खोदने के लिए भी बैल से, हल से या फिर ट्रैक्टर से ही उखाड़ देते हैं। थ्रेसिंग करने के लिए थ्रेशर मशीन आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मशीनों का प्रयोग होता है। छिड़काव के लिए भी ड्रोन वगैरह का भी प्रयोग आजकल होने लगा है। नलकूपों और पंपिंग सेट द्वारा सिंचाई होती है, तो ये आधुनिक कृषि है, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग चलते हैं पालमपुर गांव में। देखिए ये एक चचा हैं, बहुत प्यारे चचा हैं, वो अपने दोनों हीरा मोती को क्या किए हैं, तो हल में लगा दिए हैं और हल जोतवा रहे हैं। अभी हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति दो शब्दों के योग से बना है। एक यौगिक शब्द है जिसका पहला शब्द है हरित और दूसरा शब्द है क्रांति। इसमें हरित का अर्थ है हरे रंग से, जो कि किसी को इंगित करता है, जबकि क्रांति शब्द दो बातों से स्पष्ट होती है। हिंदी तथ्यों में इतना तीव्र परिवर्तन जिसे चिन्हित किया जा सके उसे कहते हैं क्रांति, ठीक है। हाँ, इस परिवर्तन का प्रभाव पर्याप्त लंबे समय तक महसूस किया जा सके, क्योंकि इससे कुछ मूलभूत परिवर्तन होते हैं। क्रांति में क्या होता है, कुछ मूलभूत परिवर्तन होता है, जो पहले बहुत दिनों से चला आ रहा था अब वो नहीं करेंगे, अब नया चीज़ लोग करेंगे, तो इसे ही कहते हैं क्रांति। और कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति होता है, हरे रंग के चीज़ों में, फसलों में जो क्रांति होती है उसे कहते हैं हरित क्रांति, ठीक है। हाँ, अब है इस प्रकार हरित क्रांति का शाब्दिक अर्थ है कृषि क्षेत्र में होने वाला तीव्र परिवर्तन, ठीक है। क्या है, तो हरित क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में होने वाला तीव्र परिवर्तन। ये कैसा परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा एक और ऐसा, यहाँ पे क होगा और ये वाला ए होगा। तो एक ऐसा परिवर्तन जिससे कृषि में केवल उत्पादन में वृद्धि होती है। अच्छा, जिसमें केवल उत्पादन में वृद्धि हुई वरन फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, ठीक है। तो इसमें न केवल, यहाँ पे होगा, इसमें न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई वरना फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हो, इसे ही कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल का खेती करना
सीखा। हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोग जानते हैं। हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीज HYV के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए। ये बीज है ना, इसमें ज़्यादा उपज होता है, आजकल सभी यही लगाते हैं। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। रासायनिक खादों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया। ये सारी चीज़ें हरित क्रांति में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब है हरित क्रांति में मृदा को नुकसान। मृदा को क्या नुकसान होता है, तो बहुत सारे उर्वरक डालते हैं हम लोग खेतों में, जिससे क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा खत्म हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी। भूजल के अति प्रयोग से भूमजल स्तर, भूमि जल जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। हर जगह बोरिंग बोरिंग बोरिंग, तो क्या हो जाएगा, जल स्तर थोड़ा सा नीचे जाएगा। रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी से नीचे चले जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के लिए उपयोगी है। उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि खेती के योग्य नहीं रह जाती है, और जब बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर देते हैं तो भूमि थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसलिए आजकल देखिएगा, आलू लगाएगा कोई भी तो गोबर भी देगा और खाद भी देगा। गोबर ज़मीन को बचाता है और खाद ज़्यादा उपज बढ़ाता है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमजल का स्तर कम हो गया और प्रदूषण बढ़ गया। ठीक है, हाँ, प्रदूषण भी यहाँ पे की है, टाइपिस्ट का थोड़ा सा मिस्टेक है, तो प्रदूषण भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये था हरित क्रांति के बारे में। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पालमपुर में भूमि का वितरण कैसे कैसे हुआ। ठीक है, हाँ, चूँकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, अच्छा, ये मात्र बचा हुआ यही, तो इसे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। पालमपुर में भूमि का वितरण कैसे हुआ है। ठीक है, हाँ, तो पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। दलित लोग ऐसे भी भूमि नहीं होते हैं। उसका कारण है कि वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अशिक्षित होते हैं, तो पहले ही या तो ज़मीन किसी को बेच दिए, या तो अपनी बेटी की शादी करेगा उस समय किसी को दे देगा, या फिर वो रह नहीं पाएगा, शराब पिएगा तो उस समय बेच देगा। तो इन लोगों के पास ज़मीन थोड़ा सा कम रहता है, खेती के लिए ज़मीन नहीं रहता है। 240 परिवार जिनके पास भूमि नहीं है 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र वाले टुकड़ों पर फसल उगाते हैं। मतलब 240 परिवार में खेती के लिए बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है, लेकिन 5 एकड़ भूमि, 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं, और 8 के ऐसे टुकड़ों पर खेती। अब कितना आदमी बच गया यहाँ पे, 10 और 10, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 60% या 60 परिवार के पास खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। अच्छा, 60% लोगों के 60 परिवार के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके पास किसान खेती करने जाते हैं तो आधा वो बंटा के रख लेता है, तो फ़ायदा बहुत कम होता है। मोटा मोटा यही समझिए कि 450 आदमी है जिसमें से 150 आदमी के पास खेते नहीं है। वो 60 आदमी जो है ना, ये 8 लिखा गया, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, हाँ, तो 60 वाले लोगों का खेत में खेती करता है, जाके मजदूरी करता है या फिर व्यापार करता है। 240 लोग 5 एकड़ के लगभग में खेती करता है, और इस तरह से ज़मीनों का वितरण है पालमपुर गांव में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा, पालमपुर में मंझोले किसान और बड़े किसान
कि 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं या करवाते हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए जोश के साथ। अपनी तैयारी बरकरार रखें, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।